हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। इस वीडियो में अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करूंगा। यह पाठ्यक्रम एमए राजनीति विज्ञान सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इकाई 5 से संबंधित है। अरविंद के राजनीतिक विचारों का मूल आधार उनकी आध्यात्मिक आस्था है। उनके विचारों को परखने के लिए विवेक अथवा वैज्ञानिक कसौटी की जरूरत नहीं है, बल्कि आस्था एवं श्रद्धा की आवश्यकता है। वे यूरोप की बौद्धिक प्रगति को भारत की आध्यात्मिक चेतना में सम्मिश्रित करना चाहते थे। अरविंद के राजनीतिक चिंतन को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम है इसमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंद ने राष्ट्रवाद को एक शुद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का भरपूर प्रयास किया था। उनकी धारणा थी कि भारत एक भौगोलिक प्रदेश मात्र नहीं बल्कि एक माता है। अरविंद ने दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माँ को स्वाधीन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि माँ को बेड़ियों से मुक्त करने के लिए हर संभव उपाय करना बेटों का कर्तव्य है। उन्हीं के शब्दों में भारतवासियों केवल भारत की आध्यात्मिकता, भारत की साधना, तपस्या, शान और शक्ति ही हमें स्वाधीन तथा महान बना सकती है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने राष्ट्रवाद को ईश्वरीय आदेश एवं प्रेरणा स्वीकार किया और वे राज्य को ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में स्वीकार करते थे और दैवी सत्ता का समर्थन भी करते थे। दूसरा शीर्षक है उग्रवादी विचारक एवं निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थक। अरविंद उग्रवादी विचारक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादियों के विचार उन्हें पसंद नहीं आते थे। उदारवादियों की प्रार्थना एवं आवेदन तथा अनुनय विनय की नीति को वो स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांधी जी की नैतिक धारणा में भी उनका विश्वास नहीं था। वे भारत के स्वाधीनता के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। फिर भारत को पराधीनता से जकड़े रखना और एक घटिया सभ्यता और संस्कृति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करना सहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत को स्वाधीन होना आवश्यक है। अरविंद निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति का भी समर्थन करते थे। उनके द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दिया जाता था, जिसमें वे कहते थे कि निष्क्रिय प्रतिरोध से ही भारत को स्वाधीनता दिलाया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी तरह की अहिंसक आंदोलन से नहीं था। उनकी दृष्टि में राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हिंसा का मार्ग भी अपना सकता है। वे राष्ट्र की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। सशस्त्र विद्रोह एवं असहयोग को सर्वाधिक उपयुक्त राजनीतिक पद्धति आज़ादी के लिए वो मानते थे। वे श्री कृष्ण की भांति आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय शत्रुओं का संहार करना धर्म युद्ध मानते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत में उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख तत्वों को सम्मिलित किया था। इसमें प्रथम है स्वदेशी का प्रसार और विदेशी माल का बहिष्कार। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तीसरा है सरकारी अदालतों और न्यायालयों का बहिष्कार करना। चौथा है जनता द्वारा सरकार से कोई सहयोग न करना। और पांचवा सरकार का सहयोग करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके दंडित करना। तीसरा मुख्य शीर्षक है राज्य संबंधी विचार। अरविंद की राज्य संबंधी विचारधारा विकासवादी विचारधारा है। वे विवेक को मानव के सामाजिक और राजनीतिक विकास का कारण मानते थे। वे राज्य को केवल एक यांत्रिक इकाई मात्र ही स्वीकार करते थे। उनकी विचारधारा में राज्य का अधिक महत्व नहीं था। फिर भी उन्होंने व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया, लेकिन उनका व्यक्तिवाद संकीर्णतावादी नहीं था, बल्कि मानव की गरिमा को सुरक्षित रखने वाला था। इस संबंध में अर्थात राज्य के संबंध में इनके प्रमुख विचार इन उपशीर्षकों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है
राज्य के आंगिक सिद्धांत की आलोचना। दूसरा, राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्षपाती। तीसरा, लोक कल्याणकारी समाजवादी विचारधारा का समर्थक। चौथा, ग्रीन की भांति व्यक्ति के सर्वांगीण व आत्मविकास के पक्षपाती। पांचवा, आर्थिक व्यक्तिवाद का विरोध। चौथा मुख्य शीर्षक है स्वतंत्रता संबंधी विचार। अरविंद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक बताया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता के 3 प्रकार होते हैं। पहला, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, दूसरा आंतरिक स्वतंत्रता और तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वर्ग या सामूहिक नियंत्रण से व्यक्ति की मुक्ति। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य था किसी भी तरह की विदेशी परतंत्रता से मुक्ति, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य था व्यक्ति की समाज तथा शासन के स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्ति। अरविंद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अस्तित्व से राष्ट्र का सर्वांगीण प्रगति का मार्ग सुलभ हो जाता है। पांचवा मुख्य शीर्षक है स्वराज्य। अरविंद के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति ही भारतीयों का प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वतंत्रता तुरंत प्राप्त की जानी चाहिए, तभी भारतीय चेतना का सही विकास हो सकता है और उसका लाभ देश को हो सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समस्त साधन एवं शक्ति लगा दी जानी चाहिए, और सामाजिक सुधार एवं नैतिकता के उत्थान के संबंध में जब स्वाधीनता प्राप्त हो जाए तब उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। किंतु स्वराज्य प्राप्ति के लिए उनका कहना था कि अन्य राज्यों से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। छठवां मुख्य शीर्षक है लोकतंत्र की आलोचना। अरविंद ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के दोषों को गंभीर दृष्टि से देखा था और सूक्ष्म अध्ययन किया था। उनके विचार में लोकतंत्र में पाए जाने वाले अनेक दोष हैं, जिनको निम्नलिखित उपशीर्षकों में हम समझ सकते हैं। पहला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषण लोकतंत्र में नहीं होता। दूसरा, कतिपय धनी एवं कुलीन व्यक्तियों द्वारा इसमें शासन किया जाता है। और तीसरा, स्वतंत्रता एवं समानता केवल नारेबाजी तक सीमित रहती है, जनता के द्वारा उसका वास्तविक उपयोग कर पाना संभव नहीं होता। चौथा, एक शक्तिशाली अल्पसंख्यक नेतृत्व पनपता है। और पांचवा, आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र केवल एक मिथ्या है, वास्तव में यह प्राप्त नहीं होता। और छठवां, बहुमत दल के स्वार्थ पूर्ति का लोकतंत्र एक साधन मात्र है। लोकतंत्र के इन दोषों के निराकरण के लिए उन्हें आधुनिक लोकतंत्र की केंद्रीयकरण की व्यवस्था सर्वाधिक दोष मुक्त लगती है। अर्थात वे केंद्रीयकरण की व्यवस्था को पसंद करते थे, विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे। सातवां, विश्वत्व संबंधी धारणा। अरविंद विश्व संगठन की स्थापना करना चाहते थे। विश्व संगठन की स्थापना करने के लिए उनके विचार में 2 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम स्तर में स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वयं संगठित होने की जरूरत है, और दूसरे स्तर में इन संगठित raष्ट्रों को मतभेदों को भुला करके अंतर्राष्ट्रीयता का विचार विकसित करना होगा। इन दोनों स्तरों को पार करके ही विश्व संघ स्थापित हो सकता है। इसके लिए हमें राज्य के विचार को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति को एक इकाई स्वीकार करना पड़ेगा, तभी विश्वत्व संबंधी धारणा की स्थापना हो सकती है। आठवां है पूंजीवाद की आलोचना। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की है। शोषित श्रमिकों को नवजीवन प्रदान करने में समाजवाद की भूमिका को स्वीकार किया, किंतु समाजवाद में राज्य की शक्ति के केंद्रीयकरण के तत्व को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अर्थात उन्होंने समाजवाद के सामाजिक एवं आर्थिक रूप का समर्थन किया, लेकिन उसके सर्वाधिकारवादी रूप का समर्थन नहीं किया। अरविंद का भारतीय राष्ट्रीय निर्माताओं में
उच्च स्थान है। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से अरविंद का योगदान राजनीति के आध्यात्मिकरण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अरविंद घोष के राजनीतिक विचार यहीं समाप्त हुए।